जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग गवर्नर जनरल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे लॉर्ड कैनिंग तक हम लोग पहुंचे हैं और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किन फैक्ट्स को हमें याद रखना है और क्या हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और मुझे पता है कि ये वो कालखंड है जिसे पढ़ने में और याद करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं होता है। हमें अपने इंटरेस्ट और अपनी सफलता में किसी एक का चुनाव करना हो तो हम सफलता का चुनाव करते हैं और सफलता के लिए इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। नित धूप छांव को चूम चूम पांडव आए कुछ और निखर। नित धूप छांव और जल पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। विघ्न बाधाएं पांडव के हित में थे। पांडव ने अगर अभ्यास किया, कष्ट उठाए तो नीतिगत शासन की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि परीक्षा में जो इंटरव्यू होता है वो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, सिर्फ इस बात को लेकर के कि आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, चरित्र का निर्माण हुआ है कि नहीं, आप इम्पेशेंट तो नहीं हैं, समाज के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। इसलिए प्रशासन के 3 अनिवार्य तत्व रखे गए हैं: न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व सारा आपका होगा, लेकिन अपना नाम करने को आप बेचैन नहीं होंगे और बायस्ड नहीं होंगे किसी के प्रति। धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, इन सबको लेकर के भी आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और ये बायसनेस ही एक जहर का काम करता है। धर्म का एक बायसनेस जन्म लिया था जिससे हमारे ही देश के 2 टुकड़े हो गए। और जिस धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था, उसी धर्म के नाम पर उसी पाकिस्तान के पुनः 2 टुकड़े हो गए। याद रखिएगा, धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र बहुत लंबे समय तक किसी को एक सूत्र में बांध करके नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग मेरी इन बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी तक ही ये सारी चीजें लेकर के जाती हैं और इसमें कुछ लोगों का हित जो है पूरा होता है, इसीलिए वो उन्हीं चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। अब उनके जोर देने का मतलब ये थोड़ी है कि उनका विरोध किया जा रहा है। अगर उन्हें लगता है कि समाज में कहीं असुविधा है तो वो बात उठाना उनके लिए वाजिब है और वो बात सुनी भी जानी चाहिए। ये सब प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। यहां हम लोग बस एक बात का जिक्र करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियों के कारण भारत में असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और जब अपनी सीमा पर असंतोष पहुंच गया था तो हड़प नीति में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के जितने रजवाड़े थे, सबको एक एक करके अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया था। पूर्वोत्तर से लेकर के मध्य भारत तक इनकी हड़प नीति पूरी तरह से कायम थी और दक्षिण भारत तक भी इसकी धमक महसूस की जा सकती है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इसके कोड हैं: सजय सब बौझाना। तो सजय में सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, जयपुर, संभल, तो दक्षिण भारत के भी भूभाग इसमें शामिल किए गए थे। ऐसे भूभाग जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। कहीं कुशासन का आरोप लगा करके, कहीं कोई अन्य आरोप लगा करके सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने की जिम्मेदारी डलहौजी के कार्यकाल पर आन पड़ी थी और डलहौजी के साम्राज्य में या डलहौजी के राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। यहां अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय असंतोष का सामना किया। इसीलिए जो लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल बन करके आते हैं तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और क्राउन का प्रथम वायसराय कौन सा था। तो वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 के ठीक पहले इनकी नियुक्ति हुई थी और 1857 में आने के बाद
इन्होंने 1857 का भयंकर विद्रोह भी देखा था। अगर सिंधिया ने समर्थन न दिया हो, अपनी सैन्य सहायता न दी हो, तो अंग्रेजों के पांव भारत से उखड़ गए थे। यहां तक कि दिल्ली पर भी वक्त खां ने अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह जफर को भारतीय मुगल सम्राट घोषित कर दिया गया था। तो परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में या ऐसी धधकती हुई आग में एक नया गवर्नर जनरल भारत आता है जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो इतनी बात से तो आप यह बात समझ ही गए हैं कि उन्होंने 1857 के विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहीं से ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। संवैधानिक चरण पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है कि 1858 वह टर्निंग मूवमेंट है जब संवैधानिक विकास के एक चरण का अंत और दूसरे चरण का प्रारंभ होता है। यहां हम लोग देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल है 1856 से लेकर के 1852 और ये कंपनी के अंतिम गवर्नर थे। ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 का अधिनियम इनके कार्यकाल में पारित हुआ था। उसके बाद से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब था राजा का प्रतिनिधि। तो फर्स्ट वायसराय वाज लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के कार्यकाल में विक्टोरिया अनाउंसमेंट या विक्टोरिया घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के अल्फाब्रेट पार्क में पढ़ा गया था। और उसे किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। और ये पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया है और कौन बने करोड़पति में भी, कि 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था? तो अल्फाब्रेट पार्क में ही, ये कंपनी गार्डन में पड़ता है। तो अल्फाब्रेट पार्क में ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था और ये कहा गया था कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। तो पहला तो ये कि विक्टोरिया घोषणा पत्र इनके कार्यकाल में पढ़ा गया। दूसरा ये कि ये अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। और 1857 की क्रांति इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इन्हीं के कार्यकाल में 1857 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 3 यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड। ये सब फैक्ट की चीजें हैं, इन्हें आपको सिर्फ सुनते रहना है और राइट कर लेना है। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पास हुआ था, हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था, जिसमें 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी और पुराने सारे प्रावधान कोर्ट के रिलेशन में, संबंध में खत्म कर दिए गए थे। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे, मद्रास का आधुनिक नाम चेन्नई है, तो यहां पर हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी, आगरा में, जिसे बाद में 1875 में आधुनिक प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहां तक बात आपके समझ में आ रही है? गवर्नर जनरल, इनके कार्यकाल में होने वाली घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन घटनाओं का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था, विमेंस रीमैरिज एक्ट या विमेंस मैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था। और इसके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इनके कठिन संघर्षों का परिणाम क्या था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल के बाद से बहुत भयावह होने लगी थी और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी की जाती थी और एक कहावत हुआ करता था, कन्या से बर दून। कई बार तो 60 साल का बुजुर्ग होता था और 14 साल 15 साल की लड़की हुआ करती थी या 9 साल की लड़की हुआ करती थी। लड़की को पता भी नहीं होता था कि मेरा पति कौन है। और पर्दा प्रथा उसमें एक अभिशाप का काम कर रही थी। महिलाओं को शिक्षा तक का अधिकार नहीं था। ऐसे में कुप्रथा ने उनका शोषण करने का सारा रास्ता तय कर रखा था।
9 साल की उम्र में 60 साल के किसी बंदे से अगर उसकी शादी हो रही है और वो 2 से 4 साल तक जाते जाते 12 साल 13 साल के बाद वो विधवा हो जाती थी, तो ऐसे समय में उसके अपने जीवन बहुत भयावह हो जाते थे। समाज उसे बड़ी घृणित दृष्टि से देखता था और उसका जीवन अपने आप में एक नर्क बन जाता था। बहुत दयनीय स्थिति थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हमको इसलिए तारीफ की जानी चाहिए, स्पेशली महिलाएं किसी कास्ट की हों। हिंदू मैरिज लॉ एक्ट 1956 उन्हीं के प्रयासों से पास हुआ था। अड़ गए थे वो। महिलाओं को उन्होंने विशेष अधिकार दिलाए हैं। इसलिए बाबा साहब किसी पर्टिकुलर जाति के नहीं हैं जो उनपे कॉपीराइट ठोका जाता है कि हमारी जाति के हैं। जय भीम कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी जाति के हैं, किसी का कॉपीराइट है। ये हर महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़े सूत्रधार साबित हुए हैं। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और उसे हम किसी जाति बंधन, क्षेत्र बंधन में बांध करके देखेंगे तो उसके साथ अन्याय होगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिसने समाज में शोषण देखा है, जो शोषित हुआ है, उसको अपलिफ्ट करने का काम इन्होंने किया है। जो एनसीईआरटी की लाइन है कि हर निर्णय लेने से पहले देखो कि अंतिम व्यक्ति पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इनके निर्णय में यह बात पूरी तरह से लागू होती है। महिलाओं के उद्धार के लिए बाबा साहब का नाम बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन महिलाओं के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो इन्होंने कोशिश की है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम। और इसका प्राथमिक श्रेय किसको जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने स्वयं विधवा से शादी करी। इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में पास हुआ? लॉर्ड कैनिंग के। उन्हें कन्विंस करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सफल रहे और इस तरह से किसके कार्यकाल में यह घटना प्रारंभ हुई, बैन हुई या प्रारंभ हुई? विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग। टाइम पीरियड क्या है? 1856। मैंने उस पूरी परिस्थिति का खाका खींच करके रख दिया है कि विधवाओं की स्थिति के पीछे समाज के कौन कौन से तत्व जिम्मेदार थे। मुख्य परीक्षा लिखना हो तो सामाजिक स्थिति, चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा और कन्या से बरदून जैसे सामाजिक प्रोवर्ब्स, कहावतें। पुरुष की उम्र नहीं देखी जाती थी और महिला अभी बच्ची है और उसकी शादी कर दी जाती है। आज भी इस त्रासदी से कौन राज्य गुजर रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां आज लड़कियों की शादी की उम्र कानूनी रूप से 21 साल घोषित होने के बावजूद 9 से 12 साल तक उनकी शादी कर दी जाती है। डर दहेज जैसा दानव आज भी अभिशाप है। ये हम देखते हैं कि सरकारी सेवा में जब कोई प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयनित होता है तो मार्केट में उसकी बोली लगाई जाती है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। दिल्ली वाला बंगला, बॉम्बे में विला, ये सब ऑफर होते हैं। आपकी प्राइस आपकी सफलता के आधार पर तय होता है। और लड़के इस अभिमान में इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब मैं बेरोजगार था तो मेरी ही कीमत 50,000 रुपए नहीं थी, आज अचानक मैं 50 करोड़ अगर पा रहा हूं तो किसी को जलन क्यों? समाज में कोई तो होगा जो अपने अधिकारों की नहीं, अपने संरक्षण की नहीं, देश के हित की बात करेगा। आप स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, किंगपिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बनने जा रहे हैं। पांव की मोच, छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो आप कब आगे बढ़ेंगे? कब अपनी छोटी स्तर की दलीलों से ऊपर उठेंगे? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब? 1856। हमने बताया एक तो आपने देख लिया अंतिम और प्रथम। अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, 1857 की क्रांति और 3 विश्वविद्यालय। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम, 3 उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। 1856 में आगरा में, हालांकि इनके कार्यकाल में नहीं था लेकिन यहीं पे मैंने इसको एडमिट कर दिया है। 1862 में ये वापस चले जाते हैं। तो 1866 में आगरा में उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना होती है, जिसे इलाहाबाद 1875 में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है। 1856 में एक अधिनियम पास होता है जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म बदल लेता है तो उससे उसकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। If anybody can change their own religion, then he will not lose their right in property. वो संपत्ति में अपने अधिकार को नहीं खोएगा।
ऐसा क्यों पास होना पड़ा, इसको लेकर के भारतीयों में बड़ा असंतोष था। कारण यह था कि मान लीजिए जैसे नागालैंड में आप देखेंगे कि 96% पॉपुलेशन ईसाइयों की है, नाम है अलगू, और साथ में उनके नया नाम जोड़ दिया गया है अलगू अलेक्जेंडर। महिला का नाम है घसीटी, उसके साथ एक नई टाइटल लगा दी गई है घसीटी ब्रिगेंजा। रहने वाले नेटिव्स उनका जो है भारत का है और टाइटल्स उनके ब्रिटेन के हैं। इसके पीछे कौन सा एक्ट जिम्मेदार है? 1813 का अधिनियम, जब ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया धर्म प्रचार के लिए। तो ये लालच और भय के आधार पर भारत में धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्यों कराया जाता है धर्म परिवर्तन, कभी सोचा है आपने? धर्म परिवर्तन इसलिए कराया जाता है जिससे उस धर्म के साम्राज्य का विस्तार हो। धर्म साम्राज्य विस्तार का एक साधन बन गया है, जबकि धर्म व्यक्ति के कल्याण का माध्यम था। सेंसस से कॉन्शियसनेस की यात्रा के लिए आया था धर्म, इसलिए धर्मांतरण का एक प्रक्रिया है। किस चीज का धर्मांतरण? अपनी यह चेतना है अपने आप को इस शरीर में बांधे नहीं रखना चाहती, विस्तार जीवन का नियम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है मंदिर में पैदा होना ठीक है, मर जाना सबसे बड़ा पाप है। गरीब होने में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन गरीब मरने में आप 100% जिम्मेदार हैं। आप प्रयास कर सकते हैं कि हम गरीब ना मरें। गरीबी से आपको घिन आनी चाहिए, इससे बाहर निकलने के लिए सारे जतन किए जाने चाहिए। तो धर्म के आधार पर, जैसे नागालैंड का मैंने एग्जांपल दिया, तो कोई व्यक्ति है उसकी तबीयत खराब हुई तो अंग्रेज पहुंच करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवता में कोई शक्ति नहीं है। पैरासीटामोल का एक टैबलेट जिसे पाउडर के रूप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और वही प्रसाद उन्होंने यीशु को चढ़ा करके रख दिया। कहा ले जाओ ये प्रसाद हमारे प्रभु का खाओ, अगर तुम ठीक हो गए तो समझना तुम्हारे देवता में नहीं मेरे देवता में बड़ी ताकत है। अगले दिन उसका बुखार उतर गया, वो लौट के आया, कहा आज से तुम्हारा नाम अलगू अलेक्जेंडर। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यही अलगू अलेक्जेंडर जब जाकर के अपने पिता निरहुआ से बोलता है कि पिताजी राइट टुडे आई एम नोन एज या आई एम इंटाइटल्ड एज अलगू अलेक्जेंडर, आज से मुझे अलगू अलेक्जेंडर कहिएगा। तो पिता ने कहा नालायक, तुमने धर्म छोड़ा है इसलिए तुम हमारी जमीन जायदाद से बेदखल किए जाते हो। न केवल पिताजी, पूरा समाज मिल करके उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देता था। तो अंग्रेजों को डर था कि अगर समाज और भारतीय परंपराएं हावी रही तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार असंभव हो जाएगा। 1813 में लाए गए अधिनियम इस उद्देश्य से कि भारत में ईसाई जनसंख्या की वृद्धि कराई जा सके, वो 1856 तक पूरी नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि धर्म परिवर्तन करके जाने वाले व्यक्तियों को उसी की संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से, पैटर्नल प्रॉपर्टी से दूर रख दिया जाता था। इसलिए अधिनियम आया था 1856। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो धर्म परिवर्तन को लेकर के 1856 में एक अधिनियम आया था कि धर्म परिवर्तन को लेकर के कोई भी व्यक्ति अपना संपत्ति में अधिकार नहीं खोएगा। अलगू अलेक्जेंडर भी अलगू जैसा ही अपने पिता की संपत्ति में भागीदार होगा। तो समाज के ऊपर एक कानूनी डंडा चला था और यहीं से भारतीयों में आक्रोश पुनः जन्म लेने लगेगा जो 1857 में व्यक्त हो। हमारे रोजमर्रा के जीवन में आपको याद होगा कि दही हांडी के जल्ली कुट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था और उसका परिणाम क्या हुआ? आज भी चल रहा है। लोगों ने स्थानीय स्तर पर इसका विरोध किया। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और इसका मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यह कह करके विरोध किया कि कल को सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हमें कितना देर तक मुस्कुराना चाहिए। हमारे हंसने, उठने, बैठने, चलने, रीति रिवाजों सबको सुप्रीम कोर्ट तय करने लगेगा। इसे एक्सेस कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। कहा और ऊंचे दही हांडी बांधी जाएगी और ज्यादा जो है ग्वाले उस पर चढ़ करके करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हम सबको जेल में डाल दे। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, राज ठाकरे की टिप्पणी थी। आर्टिकल्स में ये सब पड़े हुए हैं। ये क्या था? इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? इस बात से मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब रोजमर्रा के जीवन में अंग्रेजों का दखल होने लग गया था और जिसका परिणाम क्या था? 1857 का विद्रोह। बात मैं समझा पाया आपको? यही इतना समझना है। 1857 में एक पद का सृजन किया गया जिसे सीएजी बोला जाता है। सीएजी का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बहुत बड़ा पद है। इसी पद पर विनोद राय नाम के महान लेखा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक थे, सीएजी थे, जिन्होंने 2G घोटाले को, 1,76,000 करोड़ के घोटाले को एक्सपोज किया था।
और जिसके आधार पर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। बाद में 2G स्कैम को क्या कहा गया कि ऐसा तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ, उसके साक्ष्य के अभाव में सारे अपराधी कोर्ट से बाहर निकल आए, छूट गए। कनिमोझी, ये रजा, तो एक ऐसा परसेप्शन बना था जिसमें यह तय कर दिया गया था कि 1,76,000 का घोटाला हुआ है। और ये पद कौन सा है? CAG। इसका सृजन कब हुआ है? इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? इन 1857। समझ पा रहे हैं आप? तो एक ऐसा पद जो सरकार में चेतना विकास के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसके किए गए खर्चे प्रारंभिक और अंत दोनों स्तर पर इसकी जांच करता है। प्राक्कलन समिति क्या करती है? पूर्व में किए गए खर्चे की मितव्ययिता, कानून और प्राधिकार के उल्लंघन या उसके सुचारू रूप से होने के नियम को तय करती है, और बाद में इसी का पोस्टमार्टम कौन करता है? CAG करता है। लोक लेखा समिति की भी एक ऐसा है जिसमें आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, तो लोक लेखा समिति भी है, और लोक उपक्रम समिति जिसको बोलते हैं, अंडरटेकिंग कमेटी। तो 3 महत्वपूर्ण है, एस्टीमेट कमेटी और लोक लेखा समिति, और तीसरा है अंडरटेकिंग कमेटी या लोक उपक्रम समिति। ये 3 इंपॉर्टेंट समितियां हैं संसद की जिसको आपको जानना चाहिए, पॉलिटी के सेक्शन में आप अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो CAG के पद का सृजन कब हुआ है? 1857। एक इंपॉर्टेंट पद यह हुआ था कि मुगल बादशाह के पद को समाप्त घोषित कर दिया गया। 1857 के क्रांति के बाद मुगल बादशाह को वैधानिक रूप से अंग्रेजों ने मान्यता देने से मना कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? 1859 में CRPC अधिनियम, मैकाले द्वारा 1858 में जो संहिता इकट्ठा की गई थी, CRPC आपराधिक संहिता अधिनियम जो था वो 1859 में लागू कर दिया गया था। 1861 में पुलिस एक्ट आया था, पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। 1861 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार बजट भारत में प्रस्तुत किया गया है, पोर्टफोलियो सिस्टम आया है, और पुलिस अधिनियम भी 1861 है जो आज तक चल रहा है। इस तरह से इसी के कार्यकाल में ड्रेन थियरी धीरे धीरे उभरती है भारत में 1860 के आसपास। 1866 में मुखर रूप से उभरती है दादा भाई नौरोजी के समय में। लेकिन अब ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भारत में अंग्रेजी शासन सिर्फ भारत के कल्याण के लिए नहीं है। कहते हैं कि जितना नुकसान यहां पर मुगलों और दूसरे राजवंशों ने नहीं पहुंचाया, उतना अकेले 100 साल में अंग्रेजों ने पहुंचाया, उससे कई गुना ज्यादा। भारत को पूरी तरह से गोल्डन स्पैरो के रूप में प्रसिद्ध भारत कंगाल हो गया। क्यों? उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया, लूट मचाई गई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, इनको अगर हम 1 बार 2 बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आसानी से सारे क्वेश्चंस हम हल कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को क्या करना है? इसी को आपको अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू, गूगल्स के थ्रू करके पढ़ते रहना है, तो आपका नोट्स इनरिच हो जाएगा। और देखेंगे कि जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सारे क्वेश्चंस लगभग यहीं से आएंगे। आइए अगला देखते हैं। लॉर्ड एल्गिन, वहाबी मूवमेंट एक धार्मिक आंदोलन था, इसका इन्होंने दमन किया था 1862 से 63, और बाद में धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लॉर्ड एल्गिन का बड़ा छोटा सा कार्यकाल था। इनसे 2 ही प्रश्न आते हैं कि धर्मशाला में किसकी समाधि है, तो लॉर्ड एल्गिन की। और इन्होंने किस आंदोलन का दमन किया था, तो वहाबी एक धार्मिक आंदोलन। ठीक है। हेनरी कैम्पबेल, सॉरी, लॉर्ड लॉरेंस है अगला गवर्नर या अगला वायसराय। तो लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल है 1863 से 1869, फ्रॉम 1863 टू 1869। इनके कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ा था। कहां पे? राजपूताना में, बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। और इस अकाल के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, एक आयोग गठित किया गया था, जिसके हेड कौन थे? हेनरी कैम्पबेल। अ फरमाइन कमीशन वाज हेल्ड इन द लीडरशिप ऑफ हेनरी कैम्पबेल। एक अकाल आयोग हेनरी कैम्पबेल के कार्यकाल में गठित किया गया था, और ये किस वायसराय के अध्यक्ष के अधीनता में था? लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है। और दूसरा देखेंगे कि इन्हीं के कार्यकाल में 1863 में भूटान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सॉरी, हाँ, 1863-64 में भूटान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। बाद में भूटान पराजित होता है। तो भूटान भारत पर कब आक्रमण करता है? 1863-64 में। और दूसरा, जिस चीज के लिए लॉरेंस प्रसिद्ध थे, यही परीक्षा में पूछा जाता था कि कुशल निष्क्रियता की नीति किसकी थी?
मास्टरली इन एक्टिविटी वॉज द पॉलिसी ऑफ विच वायसराय। तो मास्टरली इन एक्टिविटी या कुशल निष्क्रियता, कुशल निष्क्रियता की नीति किसकी थी? लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार यूपीएससी और छोटी मोटी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि भारत से लेकर यूरोप तक समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1865 में शुरू हुई। समुद्री टेलीग्राफ यूरोप तक समुद्र के माध्यम से संचार व्यवस्था प्रारंभ करने की व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो 1865 में शुरू हुई। समुद्री टेलीग्राफ कब शुरू हुई थी यूरोप तक? 1865। कौन सा है गवर्नर जनरल या वायसराय? लॉर्ड लॉरेंस। यहां तक बात समझ में आ रही है? बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा आपको। अगले हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 1876। इनके समय में भी बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। दूसरा, पंजाब में कूका मूवमेंट चला था। इन्हीं के कार्यकाल में स्वेज नहर खोली गई थी 1869 में, जिसके बाद ब्रिटेन से भारत का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और बड़ौदा के महाराज थे, उनका नाम है मल्हार राव गायकवाड़। मल्हार राव गायकवाड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इन्हें बड़ौदा से उठा करके मद्रास में भेज दिया गया था। इन्हें मद्रास में नजरबंद कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने किस महाराजा पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसका नाम है मल्हार राव गायकवाड़। कहां के थे? बड़ौदा के। कहां बंद किया गया था? मद्रास में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। और इनका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा उद्देश्य है कि अनावश्यक करों को प्रतिबंधित किया जाए। इट इज माई विश दैट अननेसेसरी टैक्स शुड बी एबॉलिश्ड एंड अननेसेसरी लॉ शुड बी बैंड। और अनावश्यक कानूनों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। इसी का आधुनिक नाम क्या है? लीस्ट गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गांधी जी ने कहा है कि वह राज्य सर्वोत्तम होता है जो कम शासन करता है। ठीक है। तो ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ गवर्नेंस को पहली बार किस वायसराय ने व्यक्त किया था? उसका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। क्लियर? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ब्रिटेन से किसके कार्यकाल में व्यापार बढ़ गया? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। क्यों? क्योंकि स्वेज नहर खुल गई थी। पंजाब में कूका मूवमेंट किसके कार्यकाल में? इन्हीं के कार्यकाल में। बंगाल में अकाल, इन्हीं के कार्यकाल में। बड़ौदा के महाराज पर भ्रष्टाचार का आरोप कहां रखा गया? मद्रास में। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, यहां से प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला देखते हैं। लॉर्ड लिटन, सबसे बदनाम वायसराय। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। कौन बने करोड़पति में यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वायसराय है जो कविताएं लिखा करता था, जो लेखक था, उपन्यासकार था, साहित्यकार था, और किस नाम से कविताएं लिखता था? साहित्य के क्षेत्र में वो किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ओवन मेरिडिथ। ओवन मेरिडिथ किसका नाम था? लॉर्ड लिटन का। इस नाम से ये उपन्यास वगैरह लिखा करता था। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन बहुत प्रसिद्ध था। इसके कार्यकाल में क्या है? बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद में जबरदस्त अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। अ ग्रेट फर्माइन टेकन प्लेस इन बॉम्बे, मद्रास एंड हैदराबाद। इसके कार्यकाल में एक आयोग का गठन हुआ था जिसे स्ट्रेची आयोग कहा जाता है। तो कई बार मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं कि स्ट्रेची आयोग क्यों आया था? वाई स्ट्रेची कमीशन वाज हेल्ड ड्यू टू द एग्जामिनेशन ऑफ फर्माइन। अकाल का जांच करने के, आकलन करने के लिए कि कितनी मृत्यु हुई, कारण क्या था। स्ट्रेची आयोग। ठीक है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन। इनका कार्यकाल क्या है? 1876 से 1880। 1877 में 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक तरफ अकाल पड़ रहा है, लोग भूखे नंगे हैं, 100 यात्रा चल रही है, और ऐसे में एक भव्य आयोजन किया गया महारानी विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली में, और उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। शी वाज एंटाइटल्ड एज कैसरे हिंद।
जिसमें भयंकर पैसा खर्चा किया गया। तो दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया के सम्मान में, कैसरे हिंद की उपाधि 1877, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के। ये सब बातें जब पत्र में छपेंगी तो अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए जब ये लगा कि भारत में अकाल पड़ा है और यहां पैसा लुटाया जा रहा है, लोगों के कल्याण की इनको बिल्कुल चिंता नहीं है, ऐसे में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और परीक्षा में कम से कम 30 से 35 बार पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था, और इसको सबसे ज्यादा जो जिस पर मार पड़ी थी उस पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अगला कि किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो पायनियर एक समाचार पत्र था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? जो भी खबर सरकार के खिलाफ होती थी, एक तो खबर सरकार को दिखाकर छापी जाती थी, अगर सरकार के खिलाफ कोई न्यूज बन गई और छाप दिया गया तो प्रेस की सारी संपत्ति को बगैर किसी कारण के बताए ही जब्त कर लिया जाता था। यहां तक बात समझ में आ रही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस के नाम पर किया गया सबसे बड़ा कुठाराघात था, अधिकार को वंचित कर लिया गया। आर्टिकल 19(1) पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो किसमें? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? बस इतना ही समझना। अगला है सिविल सेवा में उम्र 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीय इसमें सफल ही ना हो। अंग्रेजों की पॉलिसी ये थी कि उच्च पदों पर हमारा दबदबा बना रहे, नीचे के पद पर भारतीय उनकी सहायता करने को बाध्य रहे। कई बार आपको लगता है कि भारतीय इतने बेवकूफ थे कि वो सहायता दे रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? कभी आपने विचार किया? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, अकाल, त्रासदी, ये सब हमारे चरित्र थे। जीवन नरक था एक आम इंसान का। ऐसे में अगर किसी ने कोई व्यवस्था दी है कि आइए आप नौकरी करिए, आपके परिवार का खर्चा चलता रहेगा, तो जब भूख लगी हो तो रामायण याद नहीं रहती। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब वो व्यवस्था देंगे, एक पर्टिकुलर वर्ग निकल करके सामने आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे यहां पे आएगा, एक नया वर्ग जन्म लेगा। और जब नया वर्ग जन्म लेगा जिसका पेट भरा होगा तो वो अधिकारों की बात करेगा। भूखा व्यक्ति केवल रोटी की बात करता है, अधिकार की बात नहीं करता है। तो सिविल सेवा में चेतना का विकास न हो, इसलिए उम्र घटा करके 21 से 19 वर्ष कर दी गई। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि 21 से 19 कब की गई। इसका पूरा डिटेल जान लीजिए कि कब और कितने बार यह उम्र घटाई बढ़ाई गई। 1857 में सिविल सेवा में भारतीयों की एज थी 23। 59 में 1759 में इसकी उम्र घटा करके कर दी गई 22। और 1857 में उम्र थी 23 साल। 1859 में उम्र बढ़ा करके घटा करके कर दी गई 22 साल। और 1866 में फिर उम्र घटा करके कर दी गई थी 21 साल। और 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसे घटा करके कर दिया 19 साल। तो भारतीयों में एक असंतोष होगा ही, जिसकी भी सिविल सेवा में उम्र खत्म होगी। 19 साल में सोचो आईसीएस बनना पड़ता था, जिसे हम लोग आज आईएएस कहते हैं। ठीक है, तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के। और एक इंपॉर्टेंट है कि अलीगढ़ में इन्होंने एंग्लो मुस्लिम प्राच्य विद्यालय की स्थापना की थी। एंग्लो मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार था, पोएट था। ओवन मेरिडिथ के नाम से ये कविताएं लिखा करता था, उपन्यास लिखा करता था। इसके कार्यकाल में अकाल पड़ा था। उसी के दौरान इसने दिल्ली में भयंकर दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया के सम्मान में आयोजित किया था, जिसमें खूब पैसे लुटाए गए थे। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इस बात को जब पेपर में छापा गया तो सोम प्रकाश की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। और इस एक्ट का समर्थन एक अखबार ने किया था जिसका नाम था पायनियर। सिविल सेवा की उम्र 21 साल से घटा के 19 साल कर दी गई थी। सिविल सेवा में उम्र की जो एज थी 1857 में 23 थी, 1859 में 22 थी, 1866 में 21 हो गई थी और 1878 में घटा करके 19 कर दी गई थी। यह है क्रम। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे।
दूसरा वायसराय है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। इनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। भारत के उद्धारक की टाइटल इनको किसने दिया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। ही वॉज इंटाइटल्ड एज ए भारत का उद्धारक। किसने किया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? क्यों इनको भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर इन्होंने क्या कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। जब भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया गया। तो ये दोनों प्रश्न किसने समाप्त किया और किसने लागू किया? लिटन ने लागू किया, रिपन ने हटाया। रिपन फीता काटते हैं, हटाते हैं। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और भारतीयों की मांग थी कि सिविल सेवा में उम्र बढ़ाई जाए, तो सिविल सेवा की उम्र इन्होंने 19 से बढ़ा करके 21 साल कर दी थी। तो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। एक व्यक्ति अधिकार छीन रहा है, दूसरा उसे फिर पुल बैक कर रहा है, वापस दे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की स्थापना की। इनका कार्यकाल है 1880 से 84, और 1883 से लेकर 84 तक इन्होंने बहुत सारे अधिनियम पास किए जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं वहीं पे निर्णय लिया जाए और उसका वहीं पे समाधान कर दिया जाए। इसलिए इनको स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। ही वॉज इंटाइटल्ड एज अ फादर ऑफ सोशल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो चेतना का विकास, लोकल स्तर पर निर्णयों का विकास, लीडरशिप का विकास किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में या वायसराय के कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के। ठीक है। अगला क्या है? 1881 में इन्हीं के कार्यकाल में नियमित जनगणना कराई गई। नियमित जनगणना। एक सेकंड, इसके पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो हम लोग छोड़ दिए हैं। इसके बारे में बस इतना देख लेंगे कि लॉर्ड मेयो, एक मेयो कॉलेज है वहां अजमेर में, उसकी स्थापना करते हैं। पहली जनगणना 1872 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। और इनके कार्यकाल में जब पहली जनगणना हुई थी तो, लेकिन रेगुलर अंतराल पर जनगणना, इनके जनगणना में 20% आबादी जनगणना में शामिल नहीं थी। 20% पॉपुलेशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट सेंसस व्हिच वाज हेल्ड इन 1872। तो 1872 की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी जिसमें 20% जनसंख्या शामिल नहीं थी। इसीलिए इसको प्रथम जनगणना कुछ लोग नहीं मानते। इनकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अली अफरीदी नाम के एक सरदार ने हत्या कर दी थी चाकू मार करके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसकी समाधि है? लॉर्ड मेयो की। ठीक है। और भारत में स्वशासन की स्थापना करने का पहला प्रयास लॉर्ड मेयो ने किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की थी और क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया था। तो लॉर्ड मेयो के बाद हम लोग शुरू करेंगे। देख ले हैं, अगला किसका हमने देख लिया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक हम लोग देख चुके हैं। फिर लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन के बाद हम लोग देख रहे थे 1881 का नियमित जनगणना। ये जो नियमित जनगणना है, मैं वही अभी रिकॉग्नाइज कर रहा था कि हम लोग लॉर्ड मेयो को नहीं देखे हैं, तो इसका मतलब है कि लॉर्ड मेयो को इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और 1881 में दूसरी जनगणना, लेकिन नियमित रूप से शुरू होने वाली जनगणना में पहली जनगणना, जिसमें पूरे भारत की जनगणना शामिल की गई थी, सिवाय हैदराबाद और राजपूताना इसमें शामिल नहीं था। नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद और राजपूताना, इन दोनों को शामिल नहीं किया गया था। यहां तक बात क्लियर हो रही है? लेकिन लगभग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू की गई है, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री लॉ एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? लॉर्ड रिपन। रिपन के कार्यकाल में पहली बार कारखाना अधिनियम पास किया गया था। इसकी विशेषता क्या थी कि 7 से 12 साल के बच्चों को
जबरदस्ती कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कारखाना में कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और कार्य करने की जो अवधि होगी वो 9 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। वर्किंग टाइम शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 9 आवर्स। तो 9 घंटे से ज्यादा का काम नहीं लिया जाएगा। ये पहली बार व्यक्ति के कार्य की सीमा निर्धारित की गई थी, नहीं तो पहले काम करने की कोई तिथि और समय नहीं होता था। अगला है इल्बर्ट बिल। बिहारी लाल गुप्ता नाम के व्यक्ति एक सिविल सेवक थे। इनको प्रमोट करके जिला जज बनाया गया था। और इल्बर्ट एक ब्रिटिश सांसद थे। इन्होंने सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि क्रिमिनल एक्ट में अभी तक नियम ये था कि कोई व्यक्ति अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसमें अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है तो उसकी सुनवाई यूरोपीय जज करेगा। भारतीयों को यह अधिकार नहीं था। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए लॉर्ड रिपन ने एक लेटर लिखा। जब बिहारी लाल गुप्ता ने एक मत पत्र लिखा कि इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशरी, इट शुड बी एबॉलिश्ड, तो रिपन ने इल्बर्ट को एक मैसेज किया या पत्र लिखा, जिसको इल्बर्ट ने एक बिल के रूप में संसद में प्रस्तुत किया कि न्यायपालिका में इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। तो इल्बर्ट के इस बिल को लेकर के पूरे यूरोप में विद्रोह हो गया। अकेले ब्रिटेन में नहीं, पूरे 28 देशों में विद्रोह हो गया। अरे एक गुलाम देश का व्यक्ति हमारे खिलाफ फैसला देगा। इसी को श्वेत विद्रोह भी कहा गया है। इट वॉज इंटाइटल्ड एज व्हाइट रिवोल्ट। इसी को श्वेत विद्रोह भी कहा गया। सारे के सारे यूरोपियंस इकट्ठा हो गए। देखो समय बहुत ताकतवर होता है। जिस भारतीय को अपने बारे में फैसला करने से तत्कालीन समय में पूरा यूरोप उबल गया था, उस यूरोप के सबसे संपन्न राष्ट्र ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आज एक भारतीय है, सुनक, ऋषि सुनक। आज वो तय कर रहा है वहां के लोगों के बारे में फैसले, नीति निर्धारित कर रहा है। इसीलिए कहा गया है मनुज होत बलवान नहीं समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जिन भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए ब्रिटेन 7 समंदर पार करके भारत आए थे, आज वहीं से भारत का एक छोटा सा कस्बे का एक बच्चा ऋषि सुनक जाकर के वहां के सर्वोच्च पद पर पहुंच करके वहां की नीति संभाल रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था संभाल रहा है, वहां के लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है। ऐसी स्थिति में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल में भारतीयों के हित की बात लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट के माध्यम से करी थी और इसका विद्रोह पूरे यूरोप में हुआ था। जैसा ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार फिर यह विवाद आया था कि जो हमारे अधीन रहा हो, क्या वहां का कोई लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है? इसलिए प्रधानमंत्री के रेस में पहली बार ये पिछड़ जाते हैं। लेकिन जब उनसे वह परिस्थितियां संभाली नहीं जाती, चुनौतियों से निपटने का रास्ता नहीं निकलता है, तो परिस्थितियां स्वयं तय करती हैं कि राजा कौन बनेगा। हमने बताया है कि शेर में कोई क्वालिटी नहीं है राजा की, न तो वो चालाक है, न हाथी जितना ताकतवर है, न चीते जितना तेज भाग सकता है। सिर्फ वो सोचता है कि हम राजा हैं इसलिए राजा हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करता है, चुनौतियों से निपटने की क्षमता है उसमें। बस चुनौतियों को चुनौतियां मानता नहीं, उससे बाहर निकलने के रास्ते खोजता रहता है। ये जो प्रवृत्ति है ना हार न मानने की ना, यही व्यक्ति को राजा बनाती है। किलर इंस्टिंक्ट। हर परिस्थिति में आपको जिंदा रहने की चेतना के साथ जीना चाहिए। पोरस क्या कहता है? अलेक्जेंडर कहता है तुम्हें छोड़ दें, हमने तुम्हारे सेनापति को मार दिया, पूरी सेना समाप्त कर दिया, राज्य छीन लिया, मां को मार दिया, पिता को मार दिया, बच्चे को मार दिया, पत्नी को मार दिया, अब जाओगे तो क्या करोगे? अब तो तुम्हारी कोई आकांक्षा बची ही नहीं, करोगे क्या? कहा फिर जाऊंगा, फिर सेना इकट्ठा करूंगा, फिर मारूंगा। ये जो चेतना है लास्ट मोमेंट तक लड़ने की ना, व्यक्ति को यही राजा बनाती है। इसलिए अलेक्जेंडर ने कहा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? उसने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बंदी है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, लेकिन चेतना राजा जैसी है। ऐसे में विश्व विजेता अलेक्जेंडर को झुकना पड़ता है, उसे अपना मित्र बनाना पड़ता है, और जितना बड़ा साम्राज्य पौरव राष्ट्र था उसका जस्ट डबल राज्य का उसे राजा बना देता है। इतिहासकार उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी भी समीक्षा करें जो उन्होंने लिखा है, तो उसके आधार पर भी हमारी सोच ही हमको राजा बनाती है। यहां इल्बर्ट बिल का विरोध सिर्फ इसलिए किया गया था कि इल्बर्ट बिल भारतीयों के अधिकार भारतीयों को हैंडओवर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा था। तब जाकर के फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिखती हैं कि भारत का उद्धारक था, भारत में चेतना के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप बात समझ पा रहे हैं? लॉर्ड रिपन, ठीक है।
इसके बाद इसी बिल के वापस होने के बाद ये इस्तीफा देकर के वापस चले जाते हैं 1884 में। ठीक है, तो इतना हम लोग आसानी से देखेंगे। फिर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके कार्यकाल में भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो आज भी चल रही है उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एओ ह्यूम 1857 के समय इटावा के कलेक्टर थे और इन्होंने ये बात बहुत सारे पत्र के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल को, खुफिया विभाग को सूचित किया था कि भारत में 1857 से भी बड़ी क्रांति चेतना ला रही है, भारतीय इकट्ठा हो रहे हैं, अगर कोई राजनीतिक संस्था नहीं बनाई गई तो 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो राजनीतिक चेतना का मतलब होता है कि जब कोई संस्था है जो रिप्रेजेंट करती है बड़े लोग, बड़े लेवल पर, तो लोग उसकी तरफ देखते हैं कि ये कुछ करे और वो जहां जो निर्देश देती है लोग उसी के हिसाब से फिर रेगुलेट होने लगते हैं। इसलिए कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोगों ने सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया है, जैसे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। एओ ह्यूम एक राजनीतिक संस्था की स्थापना करने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं। कलकत्ता में ओपन यूनिवर्सिटी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक ओपन लेटर लिखते हैं, अंतरंग पार्टी की स्थापना करते हैं। बाद में वही धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बनती है। तो इस पार्टी का जन्म किस समय हुआ है? 1885 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। तो पहली बात तो यह कि कांग्रेस का जन्म इनके कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस के जन्म के पीछे की कहानी बस इतनी जान लीजिए कि कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ था कि बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाओं का जन्म भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा था। अंग्रेजों को एक ऐसी चेतना को नियंत्रित करने वाली पार्टी चाहिए थी जिसका हर प्रदेश क्षेत्र में अपना एक छोटी छोटी शाखा हो, दल हो, जिससे अगर कांग्रेस से समझौता हो तो पूरे भारत से समझौता माना जाए, क्योंकि अलग अलग पार्टियों को संतुष्ट करना अकेले एक गवर्नर जनरल या वायसराय के बस की बात नहीं थी। इसलिए कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम ने विशेष रूप से योगदान दिया। ठीक है, तो कांग्रेस का जब हम चैप्टर लीड करेंगे तो बताएंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कितने प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, किसने अध्यक्षता थी, किसे नियुक्त किया जाना था और कौन इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसके लिए एक अलग से सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग कांग्रेस के सारे अधिवेशन, प्रस्ताव, क्या कंडीशंस थी, ये तय कर लेंगे। तो लगभग फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत सारे पार्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे। फिर कुछ पर्सनालिटीज रह जाएंगी, उसको देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने कंटेंट को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। अगला है थर्ड एंग्लो बर्मा वार, तीसरा भारतीय बंगला या तीसरा अंग्रेज और बर्मा युद्ध हुआ था। थर्ड एंग्लो बर्मा बैटल वाज हेल्ड इन 1885 टू 1888, 1885 से 1888 तक। इस युद्ध में अंतिम रूप से बर्मा को भारत में मिला दिया। तो अगर पूछा जाए कि बर्मा भारत का कब अभिन्न रूप से पार्ट बन गया तो है 1888। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगला, बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, तो बंगाल, पंजाब और अवध में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी का मतलब काश्तकार, किसान, इनके लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उन्हीं को क्या बोला गया है? टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम। किसके कार्यकाल में पास हुआ है? लॉर्ड डफरिन। ये बात आपको समझ में आ गई? तो लॉर्ड डफरिन का इतना योगदान। स्पेशली कांग्रेस और उसकी स्थापना और आलोचना से लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। फिर है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल क्या है? 1888 से 1894, 1888 टू 1894। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा खींची गई। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में खींची गई है। रेड क्लिफ को पाकिस्तान नहीं मानता है, इसलिए एलओसी का जन्म हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी और एलएसी दो कॉन्सेप्ट है। चाइना के साथ मैकमोहन रेखा खींची गई है, तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन वो मैकमोहन को नहीं मानता, अरुणाचल के कुछ भूभाग पर कब्जा किए, इसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि पीओके में वो वन बेल्ट वन रोड का विकास कर रहा है, जिसके माध्यम से वो वेस्ट एशिया में व्यापार करना चाहता है और उसका रास्ता पीओके से होकर के गुजरता है। और भारत पीओके को भारत का अभिन्न अंग मानता है, जो अभी भी पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, चुनौती है।
तो लेंसडाउन का कार्यकाल है 1888 से 1894, और डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, अफगानिस्तान, डूरंड रेखा 1888 के आसपास किसके कार्यकाल में खींची गई है? लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में। ठीक है। फिर 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया है, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन 1891। इसमें क्या हुआ था? महिलाओं का कार्य और आवर, कार्य दिवस या कार्य अवधि इसी समय तय किया गया था। विमेन्स वर्किंग आवर वाज फिक्स्ड, कि महिलाओं से 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाए। ये कार्यकाल, ये दूसरे कारखाना अधिनियम का बड़ा वो था, प्रावधान था। और दूसरा, सप्ताह में एक दिन छुट्टी का प्रावधान कब से लागू किया गया है? 1891 के अधिनियम से, कि सप्ताह में 7 दिन काम नहीं करना है, एक दिन का अवकाश रहेगा। बात आप समझ गए? इस तरह से लॉर्ड लेंसडाउन, ये भी कांग्रेस के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। तो लेंसडाउन से लॉर्ड डफरिन को कहते हैं कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और हमारी इच्छा है कि हमारे रहते इसके पतन में मैं योगदान दे सकूं। ठीक है। तो ये सब इस टाइप से इनके वो आते हैं, लॉर्ड डफरिन के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। लेंसडाउन भी कांग्रेस की स्थापना इसे देशद्रोही संस्था तक कहते हैं, ये कांग्रेस वाले सेक्शन में देखा जाएगा। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि लॉर्ड एल्गिन का स्टेटमेंट है कि भारत तलवार के दम पर जीता गया है और इसे तलवार के दम पर ही अपने अधिकार के अधीन रखा जाएगा। इंडिया हैज बीन कंक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉर्ड and on the behalf of it will be under the control of British regime। ये तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के दम पर ही रखा जाएगा। ये कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन का। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इनके कार्यकाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो लॉर्ड एल्गिन को केवल तलवार के लिए याद रखिएगा कि तलवार किसके पास थी? लॉर्ड एल्गिन के पास थी। कार्यकाल क्या है इनका? 1894 से 1899। इससे ज्यादा इनसे पूछा नहीं जाएगा। लॉर्ड कर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कहीं से शुरू होता है, एक चीज याद रखिएगा कि 1885 से लेकर के 1947 ये ऐसा कालखंड है जिसमें आपको सारे इवेंट्स थोड़ा कायदे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि 90% क्वेश्चंस इस एरिया से आता है। 1885 से लेकर के 1947 तक 90% क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। 10% में आप पीछे जाएंगे। मेंस में क्या है कि ये 40 और 60 का रेशियो हो जाता है, उधर से 40% और 60% की संभावना बनी रहती है। मतलब ये वो कालखंड है जहां से प्रश्न आना ही आना है। पिछले कालखंड से भी प्रश्न आ जाते हैं जो आपकी समझ की जांच करने के लिए। इसलिए हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड कर्जन अपनी गलत चीजों को लेकर के, अपनी निगेटिव छवि को लेकर के भारतीयों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे ज्यादा आयोगों का कार्यकाल, सबसे ज्यादा सुधारों का कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। पहली बार भारतीय टंकण पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में इसी के कार्यकाल में पास हुआ था। जो स्टाम्प जुडिशरी के सेक्टर में आते थे उसके लिए क्या रेगुलेशन होगा, ये कौन लेकर के आया था? लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय टंकण एंड मुद्रा अधिनियम, कैसे रुपया छपेगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये किस एक्ट से तय शुरू हुआ था होना? 1899। यहां बात समझ में आ रही है आपको? बस इतना ही ध्यान में रखना है। 1901 में मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। इरिगेशन कमीशन वाज हेल्ड इन द लीडरशिप ऑफ मानक्रीफ। मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग इसके कार्यकाल में आया था। यहां तक बात समझ में आ रही है? दूसरा है रेलवे का विकास, रेलवे कमीशन, रेलवे आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन किया गया था कि रेलवे की दशाओं में कैसे सुधार किया जाए। रेलवे का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कराची से लेकर रावलपिंडी तक खुदाई करते समय किस सभ्यता का विकास हुआ था? हड़प्पा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में हो रहा है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। मिस्टर फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था।
एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पुलिस की कहते हैं डिप्टी एसपी का पद 1905 में आया है। ये पीसीएस में लोक प्रशासन में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो इस तरह से एक पुलिस आयोग का गठन डिप्टी फ्रेजर, एक सर्किल ऑफिसर के अधिकार के लिए कि उसके अधीन कितने, क्योंकि एक एसपी के अधीन बहुत सारे दरोगा आ जाते हैं, तो मध्य स्तर पर भी तो इनकी समीक्षा होनी चाहिए, इसलिए सीओ के पद का सृजन होता है 1905 में। ठीक है, एक पुलिस आयोग, मिस्टर फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर थे, उनकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और 1904 में ही मिस्टर रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। रैले की अध्यक्षता में, सोचो, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग, रेलवे आयोग, सिंचाई आयोग, किसके कार्यकाल में आ रहा है? लॉर्ड कर्जन के। सुधारों का कार्यकाल इसका कार्यकाल है। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी के लिए क्या रेगुलेशन होगा, कैसे मुद्रा छपेगी, उसके लिए जो पहला अधिनियम आता है 1899। पूसा में कृषि अनुसंधान परिषद, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एनालिसिस काउंसिल की स्थापना पूसा में किसके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड कर्जन के। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पूसा में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है, जो आज भी कृषि के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसी ने कृषि बैंक की स्थापना करी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आधुनिक समय में इसी को हम लोग नाबार्ड कहते हैं। कृषकों की दशा कैसे सुधारी जाए, पहली बार इसने कोशिश करी। सहकारी समितियों का गठन इसने 1904 में किया है कि कैसे किसानों को ऋण दिया जाएगा। तो सहकारी समितियों का भी गठन किसके कार्यकाल में हुआ है? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल। पता है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषि आयोग का, कृषि बैंक की स्थापना, पूसा में अनुसंधान परिषद की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन की स्थापना, 1902 में रेलवे आयोग की स्थापना, 1909 में सिंचाई आयोग की स्थापना, और भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम, स्टाम्प ड्यूटी को लेकर के भी एक अधिनियम आया था 1899। और क्या किया है? कृषि के लिए इंस्पेक्टर जनरल पद की स्थापना किया है। इन द एग्रीकल्चर फील्ड ही एस्टैब्लिश्ड इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट 1905 में, सॉरी 1904 में। ठीक है, तो ये सारे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ये है कि रैले कमीशन के सुझाव पे 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय अधिनियम किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और क्या हुआ था? एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में बंगाल में पड़े अकाल के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। फरमाइन कमीशन वाज हेल्ड इन द लीडरशिप ऑफ एंटनी मैकडॉनल। तो अकाल आयोग का भी इसके कार्यकाल में क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्वेटा में सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना किया गया था। सैन्य प्रशिक्षण कॉलेज वाज हेल्ड इन क्वेटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो हमने बता दी, लेकिन हमने मूल बात तो बताई ही नहीं आपको। कहीं नहीं लिखा कि 1905 में इसने बंगाल विभाजन कर दिया। मुझे तो नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, यहां लिखा है 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया ब्रॉडरिक के सुझाव पर। भारत सचिव थे। क्या प्रॉब्लम थी जो इसे बंगाल विभाजन करना पड़ा? 1857 का विद्रोह हो ही चुका था और उच्च पदों पर भारतीय न पहुंचे, इसलिए सिविल सेवा में लगातार उम्र घटाई बढ़ाई जा रही है, मोस्टली घटाई गई है। ऐसी स्थिति में भारतीयों के आंदोलन का केंद्र बंगाल शिफ्ट हो रहा था। अनुशीलन समिति, बांधव समिति, ये जो विभिन्न गुप्तचर संगठन इकट्ठा हो रहे थे, छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन गठित हो रहे थे, ये सब क्या कर रहे थे?
एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहे थे, एक बड़े विद्रोह की संकल्पना को जन्म दे रहे थे। ऐसे में भारतीयों में, कांग्रेस में भी एक विद्रोह जन्म ले रहा था। क्या जन्म ले रहा था? 1902 से ही कांग्रेस में यह मांग चलने लगी थी कि नेतृत्व तो अब युवाओं के हाथों में देना चाहिए। बुजुर्ग याचना और दया की प्रवृत्ति पर जिंदा है, और इसके सबसे मुखर नाम थे बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल, पाल, तीन नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को लाल, बाल, पाल बोला गया है। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि लाल, बाल, पाल में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, तो उसमें लाला लाजपत राय, उसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जिस समय अध्यक्ष बनाए जाने थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी, जून में 1920 में। तो बंगाल विभाजन के पीछे की जो मूल कहानी है वो ये है कि बंगाल चेतना का केंद्र था, और अंग्रेज यह बात अच्छे से जानते थे कि चेतना के केंद्र को अगर विभाजित नहीं किया गया तो लंबे समय तक ब्रिटेन की सत्ता भारत पर काबिज नहीं होगी। इसलिए बंगाल विभाजन की नींव इसने रखी फ्रेडरिक के सुझाव पर। भारत सचिव थे, और क्या प्रस्ताव रखा गया? बड़ा घृणित प्रस्ताव रखा गया कि भारत में आप देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान, ये दोनों की मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है, और इसी का लाभ इन लोगों ने उठाया। क्या लाभ उठाया? हिंदू मुसलमान का विवाद पूरे मुगल काल में नहीं रहा। अगर रहा होता तो राजपूताना में कभी मुगलों की शादी नहीं हुई होती। रोटी बेटी का संबंध अगर स्थापित था, इसका मतलब था कि एक भी दंगा बताइए जो मुगल काल में हुआ हो, नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान का कभी मैटर था ही नहीं। मैटर आया है अंग्रेजों के काल में, जब उनकी नजर पड़ी बंगाल पर। तो बंगाल में ढाका का सेक्टर जो था, जिसमें चटगांव ढाका वाला बेल्ट पड़ता है, असम, ये सारा का सारा सेक्टर जो था, इस सेक्टर में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो इस तरह से इसका परिसीमन किया गया कि यहां पर हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों की तुलना में ज्यादा हो जाए, और मुसलमानों को यहां क्या कर दिया जाए? नवाब बनाया जाए। और इधर क्या है, पश्चिमी बंगाल में यहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो हिंदुओं को प्रमोट किया जाए। इससे क्या भय पैदा होगा? इससे क्या दिक्कत है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उसको अल्पसंख्यक बनाया जाए, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, यहां मुस्लिमों को बहुसंख्यक बनाया जाए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा सिर्फ ये होगा कि जब मुस्लिम अल्पसंख्यक होगा, राजा होगा, और हिंदू उसके किसी फैसले का विरोध करेंगे, तो हम कहेंगे कि आपके खिलाफ है यहां की जनमानस, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। और पश्चिमी बंगाल में हम कहेंगे कि आपका राजा हिंदू है, जनसंख्या मुस्लिम है, तो वो मुस्लिमों के हित के बारे में अच्छा फैसला नहीं ले रही है। तो हिंदुओं और मुसलमानों के इंटरेस्ट को अलग अलग करके दर्शाया गया, और यह बताया गया कि बंगाल विभाजन एक प्रशासनिक आवश्यकता है। वो तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तत्कालीन बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश, चिटगांव, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब शामिल थे। तो इतने बड़े भूभाग पर शासन करना लगभग असंभव था, एकदम जेन्युइन बात थी। लेकिन कालखंड की दृष्टि देखी जाती है कि इस समय विभाजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि बंगाल चेतना का केंद्र बन रहा था। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच में झगड़े बढ़ रहे थे। मुस्लिमों में यह जहर डाला जा रहा था कि हिंदू तुम्हारे खिलाफ हैं, और यह जहर डालने में यह बड़ी दूर तक सफल भी रहे। यही कारण है कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कर दी जाती है, नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में, आगा खान के नेतृत्व। तो इस तरह से बंगाल विभाजन के पीछे का जो बेसिक उद्देश्य था 1905 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को यह घोषणा लागू की गई थी, और 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को यह घोषणा टाउन हॉल से की गई थी कि यह 19 अक्टूबर को पूरे बंगाल में लागू कर दिया जाएगा, बंगाल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसका परिणाम क्या हुआ था?
इसका परिणाम यह हुआ था कि उस दिन हिंदू मुस्लिम ने एकता दिवस मनाया था, रक्षाबंधन दिवस मनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। तो बंगाल विभाजन एक त्रासदी के रूप में आया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली थी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चली नहीं। यहीं पे स्वदेशी आंदोलन का जन्म होता है। स्वदेशी आंदोलन का मतलब था कि पहली बार भारतीयों ने यह संकल्प लिया था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी सामानों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट इसी 1905 के बंगाल विभाजन से जन्म लेता है। अब बंगाल विभाजन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि बंगाल विभाजन के बाद किस तरह से स्वदेशी आंदोलन, 1907 में कांग्रेस में सूरत फूट, सूरत में नरम दल गरम दल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ये सारी घटनाएं एक क्रम से आप नोट करें और इसी पे रिसर्च करें, चर्चा करें, किसी को बताएं, सुने। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ नॉलेज, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो आप सुनते हैं किसी से चर्चा जरूर करें। चर्चा करेंगे, भले वो आपकी बात सुनकर के बेहोश हो जाए, उससे आपको नहीं मतलब है, लेकिन आपका एक प्रैक्टिस प्रकरण पूरा हो रहा है, एक चरण पूरा हो रहा है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद बहुत सारी घटनाएं जन्म लेती हैं, और बंगाल विभाजन के बारे में यही इतनी बात आपको नोट करने की आवश्यकता है कि बंगाल विभाजन तत्कालीन समय में भारतीय एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स की एक चाल थी। तो ये बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? 1911 में। एक बार फिर दिल्ली दरबार का मिस्टर हार्डिंग के नेतृत्व में जब गठन होगा तो फिर दिल्ली दरबार का आयोजन होगा, और महारानी जॉर्ज पंचम के भारत आने पर क्या होगा, ये घोषणा रद्द कर दी जाएगी कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, लेकिन फिर से पुनर्गठन किया जाता है बंगाल का। और वहीं से राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के कहां चली जाएगी? दिल्ली। 1911 में घोषणा होगी, 1912 में चली जाएगी। तो ये सारी बातें आप वहां समझेंगे, लेकिन यहां बस इतना समझिएगा कि बंगाल विभाजन इसी के कार्यकाल में हुआ था, और इसी के कार्यकाल में एक किचनर विवाद आया था। किचनर कौन थे? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ थे किचनर, और एक सैन्य सलाहकार व्यक्ति भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में बैठता था। किचनर साहब एक कुशल सैन्य अधिकारी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि सेना के मामले में कोई अन्य व्यक्ति के सुझाव को स्वीकार किया जाए, और ये गवर्नर जनरल को या वायसराय को पसंद नहीं था कि उनके निर्णय में सैन्य अधिकारी का हस्तक्षेप बढ़े। वो चाहते थे कि कमांडर इन चीफ जो होगा वो उसी के सारे प्रस्ताव लागू ना हो। तो कहते हैं कि यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तत्कालीन ब्रिटिश संसद ने किचनर का पक्ष लिया, और जब किचनर का पक्ष लिया तो लॉर्ड कर्जन के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया सेना के मामले में। इस बात से लॉर्ड कर्जन बहुत आहत हुए, और किचनर विवाद के चलते 1905 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर के वापस चले जाते हैं। ही रिजाइंड फ्रॉम द लॉर्डशिप ऑफ बंगाल। इस तरह से बंगाल में एक ऐसे गवर्नर जनरल का अंत हो जाता है जो बहुत सारे सुधारों और विवादों का केंद्र बिंदु था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में जितनी बातें की गई हैं ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाएंगी। एक बार, दो बार, तीन बार सुनिएगा, नोट करिएगा, रिसर्च करिएगा, R&D करिएगा, कुछ अलग से पाइएगा तो भी वही नोट करिएगा। आपका देखेंगे नोट्स पूरी तरह से समृद्ध हो जाए। ठीक है, तो किचनर विवाद के चलते कौन यहां से वापस चला गया था? लॉर्ड कर्जन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बड़ा है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब अगला जो हमारा गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड मिंटो सेकेंड है। लॉर्ड मिंटो सेकेंड है। ये 1905 से लेकर के कब तक इसका कार्यकाल है? 1905 से लेकर के 1910। इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि
ढाका में 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां वहां के नवाब थे। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी। पहली बार हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद जन्म लेता है और एक संगठनात्मक स्वरूप दिया जाता है। जब मुस्लिम लीग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाल दिया गया तो फिर क्या होगा, एक रिफॉर्म के नाम पर उसको वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पास होगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट विल बी पास्ड। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी या वैधानिक। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्रिया को वैधानिक बनाया जाएगा। कितना सिस्टमेटिक ढंग से हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई को बढ़ाया जा रहा है। दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तो मां का रोल बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है। कहती भाई ही तो है, बुरा मानने की क्या आवश्यकता है। एक चीज याद रखिएगा कि जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो रामायण का अनुसरण करना पड़ेगा। क्यों? भरत कैकेयी का लड़का था, राम कौशल्या के लड़के थे, लेकिन मांगा किसने है? कैकेयी ने मांगा है। किसके लिए मांगा है? अपने लिए मांगा है कि मेरा बेटा राजा बनेगा। राम ने कहा क्या फर्क पड़ता है मैं राजा बनूं या भरत। जब त्याग जन्म लेता है तो प्रेम अचानक उमड़ पड़ता है, और जब अधिकार जन्म लेता है तो घृणा जन्म ले लेती है। दोनों का बड़ा अजीब रिलेशनशिप है, अनोखा बंधन है। जब हम अधिकारों की बात करने लगते हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है। जैसे दुर्योधन, रामायण बताता है क्या करना चाहिए, महाभारत बताता है किन चीजों से बचना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तय किया जा रहा है कि मुस्लिमों की एक अलग प्रतिनिधि संस्था होगी। एक्चुअल में समरसता तब आएगी जब मुस्लिम क्षेत्र से हिंदू जीतेंगे और हिंदू क्षेत्र से मुस्लिम जीतेंगे। यह आदर्श कल्पना है। क्यों? क्योंकि घृणा फैलाने वाले लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर एक बड़े प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करते हैं, और जहर व्यक्ति को अच्छा लगता है। यह उसकी सबसे बड़ी स्वाभाविक कमजोरी है। व्यक्ति नकारात्मकता की तरफ पहले आकर्षित होता है। उससे कहो तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है तो तुरंत उसके कान खड़े हो जाएंगे। सही बात। जबकि हकीकत यह है कि जो तुम्हारे अधिकारों की बात कर रहा है वही तुम्हारा शोषण करेगा। क्यों? तुम इतने काबिल होते तो तुम्हें जगाना पड़ता। त्याग से प्रेम जन्म लेता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? मुस्लिम लीग, ऐसा नहीं है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म लेनी चाहिए। धर्म के नाम पर ऐसा नहीं है कि इनके साथ अन्याय हो, कोई संस्था ही ना हो, लेकिन ऐसी भी संस्था ना हो जो केवल इनके अधिकारों की बात करे, त्याग की बात ना करे। अगर इसने जन्म लिया 1906 में तो 1947 में तो देश भी तो बट गया, फिर सारे समस्याओं का समाधान हो गया। पाकिस्तान दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक है। नहीं, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा ये समाधान नहीं है, ये समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जब वैधानिक स्वरूप दे दिया गया तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? द्विराष्ट्रवाद को यहीं पे जन्म दे दिया गया, जो आगे जाकर के बटवृक्ष बन गया और पाकिस्तान जैसा अपना कलेजे का एक टुकड़ा भारत से अलग हो गया। बाद में फिर वो दो टुकड़े हुए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा
उस क्षेत्र में केवल मुस्लिम जनता ही वोट डालेगी, दूसरी जाति या धर्म के लोग वोटिंग नहीं करेंगे। मतलब क्षेत्र के बीच में विभाजन। घरों में जब बंटवारा होता है तो देखा है, चम्मच, ग्लास, राशन सब अलग हो जाता है। जहां साथ में बैठकर हम भोजन कर रहे होते हैं, वहीं पर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। ये किस चीज का परिवर्तन है? घृणा का परिवर्तन है। जब घृणा जन्म लेती है तो ऐसे ही राष्ट्र बिखरते हैं। पहले यहां लीगलाइज स्वरूप दिया गया और उनकी सोच के आधार पर इनके अंदर खूब जहर भरा गया, इनके प्रतिनिधि मंडल को यहां बुलाया गया, इन्हीं से सुझाव मांगा गया और वो सुझाव इनके द्वारा प्रेरित था और बाद में उसी को लीगलाइज कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक सुधार लाया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो भारत के वायसराय थे। आपने लिखा है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। तो ये इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में इनकी दूसरी बड़ी विशेषता थी। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि और क्या क्या हुआ है। हाँ, मैंने आपको बताया है कि इन्हीं के कार्यकाल में सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है। उन्नीस सौ 7 में सूरत में कांग्रेस विभाजन होता है और इसके पीछे का कारण यह था कि नरम दल और गरम दल दोनों मांग कर रहे थे कि इसका अधिवेशन पश्चिमी भारत में हो, लेकिन नरम दल के लोग इसे सूरत में आयोजित करते हैं। उनकी मांग थी कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, जबकि नरम दल की मांग थी कि रास बिहारी बोस बने। अंत में सूरत में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और गरम दल को कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने से मना कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। इसी को सूरत फूट या सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और ये सारा का सारा जो घटना घट रहा है, किसके कार्यकाल में घट रहा है? लॉर्ड मिंटो को। तो इन सारी घटनाओं को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके देख लेंगे तो हमारी बातें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, शेष गवर्नर जनरल अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।